हिंदी के 7वें चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन में हम आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके थे। तो इस वीडियो से हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि वो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी मददगार साबित होता हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी स्वाधीनता किस दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग देखेंगे। लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। परिस्थिति और मनुष्य दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति और मनुष्य दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। अमेरिका और एथेंस दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर रैफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। ध्यान रखिएगा क्या क्या हम बोले। रैफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। इन दृष्टांतों के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थिति में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। देखिए यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है, लेकिन साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का विकास नहीं होता है। मतलब सभी परिस्थितियां विकास के अनुकूल ही रहती है, कला के समान जो विकास होता है उसके अनुकूल ही रहती है, फिर भी जो कला का विकास है वह नहीं हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो आप खुद भी उसका आंसर दे सकते हैं। साहित्य के निर्माण प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। तो चलिए इसका जवाब होगा, लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। यहाँ पर लेखक महोदय सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है, ये आवश्यक नहीं है। मतलब लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि यह ठीक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य जो काम कर रहा है वह सब अच्छा ही काम हो। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। देखिए यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने का गुंजाइश बना रहता है।
चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन को। हम आपको बता दें, हम आपको पिछले वीडियो में भी बोले थे कि यदि आप इस चैप्टर के सारे आंसर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले आपको किताब को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कहानी नहीं है कि आप कहानी सुन लिए आपको खिस्से की तरह याद हो जाएगा। इसलिए आपको पहले यह कहानी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर अपने मन से दे सकते हैं, अपनी भाषा में दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? तो चलिए, इसका जवाब हम लोग देखेंगे। लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया। पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जब उनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शेली विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर साहित्य के मूल्य उत्तरोत्तर विकासोन्मुख करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो साहित्य का मूल्य रहता है वह आगे भविष्य में भी विकासोन्मुख रहता है, मतलब विकास के पथ पर अग्रसर रहता है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? जातीय अस्मिता का ध्यान रखिएगा, यह जो शब्द दिया हुआ है जातीय अस्मिता, इसका लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक कौन है? तो जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? लेखक यहाँ पर जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप में क्या समानता बताता है, मतलब जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं में जो समानता है उसी को लिखना है। तो देखिए, लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। इस चैप्टर में जो लेखक हैं वह जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप को अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि जब राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय राष्ट्रीय परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब समाजवादी व्यवस्था कायम होती है, जब समाजवादी व्यवस्था का भी दौर होता है, उस समय भी जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, मतलब जातीय अस्मिता नहीं बिखरती, नहीं टूटती, बल्कि वह और पुष्ट हो जाती है और ताकतवर हो जाती है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो इसका जवाब होगा कि संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर जो लेखक महोदय हैं वह कहना चाहते हैं कि संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से अगर इतिहास को ध्यान में देखता है, इतिहास को अगर समझता है, तो वह भारत से मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यंत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यंत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि इस राष्ट्र के मतलब इस देश के भारत देश के सामाजिक विकास में जो कवि हैं उनकी विशिष्ट भूमिका है, विशेष भूमिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे, इसका कारण बताएं। तो चलिए, भारत सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में अनेक प्रकार के जाति रहते हैं और सभी लोग यहाँ एक ही संस्कृति से जुड़े होते हैं, अर्थात भारत के कवियों द्वारा निर्मित संस्कृति बहुजातीयता स्थापित करती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो यहाँ पर बहुजातीयता स्थापित होती है वह भारत के कवियों द्वारा ही होता है। इतिहास भी बताता है कि यहाँ कभी एक जाति दूसरी जातियों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। यहाँ की संस्कृति ने एकता का पाठ पढ़ाया है। वह भारत की संस्कृति की बात करते हुए यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं कि यहाँ कभी एक जाति दूसरी जातियों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया है, बल्कि यहाँ की संस्कृति ने एकता का पाठ पढ़ाया है, समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत करता है। ठीक है, यही भाव जो है जिसमें एक संस्कृति में लोग जीते हैं, एक जाति दूसरी जाति पर प्रभुत्व स्थापित नहीं करते हैं, एक ही संस्कृति का पाठ पढ़ते हैं, यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। तो देखिए, लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो गया। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। समाजवादी व्यवस्था जिस राष्ट्र में कायम है वहां की प्रगति की रफ्तार पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक यहाँ पर समाजवाद को राष्ट्र की आवश्यकता के रूप में बताते हैं। वह कहते हैं कि वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि लेखक यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। यहाँ पर कहते
कहते हैं कि जो देश का जो साधन है, जितने भी साधन है, संसाधन है, उसका उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जौरशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो गया। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था जिस राष्ट्र में कायम है वहाँ की प्रगति की रफ्तार पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यदि भारत अपनी पूर्ण विकास चाहता है, राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास अगर संभव है, तो वह समाजवादी व्यवस्था में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका है, विचार करिए। ठीक है, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखते हैं, उसके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हमें विचार करना है। तो चलिए, लेखक भारत में सबसे अधिक से अधिक लोगों के साक्षर होने का स्वप्न देखते हैं। यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि भारत में अधिक से अधिक लोग साक्षर हों। जब हमारे देश की जनता साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ के करोड़ों नए पाठक होंगे। ठीक है, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब भारत में लोग साक्षर होंगे, अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ को करोड़ों नए पढ़ने वाले होंगे, करोड़ों नए पाठक होंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। भाषा की सीमा में लोग नहीं बंधेंगे, बल्कि एक भाषा दूसरी भाषा भाषी की रचना को भी अभिरुचि लेकर पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर हमारे देश की संपत्ति बनेगा। मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा और साहित्य की परंपरा के योगदान से एशिया की भाषाओं के साहित्य से गहरा परिचय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक हैं वह सोचते हैं कि भारत में अधिक से अधिक लोग साक्षर हों, अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे हों, इससे देश का विकास होगा, एशिया की भाषाओं के साहित्य से गहरा परिचय होगा, रामायण और महाभारत के पढ़ने वाले लोग बढ़ेंगे, इनके पाठकों की संख्या बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। तो देखिए, यहाँ इसका उत्तर होगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसको सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अच्छे से समझिएगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसको सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो जाता। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। ठीक है, मनुष्य और उसकी परिस्थितियां, इन दोनों का जो संबंध होता है वह द्वंद्वात्मक होता है। यही कारण है कि सापेक्ष, ठीक है, यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इसे प्रमाणित करते हुए लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में भी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। ठीक है, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गुलाम तो अमेरिका भी था और एथेंस भी था, इसके बावजूद भी एथेंस की जो सभ्यता है उसने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। ठीक है, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पूंजीवादी विकास यूरोप के सभी देशों में हुआ, लेकिन जो राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। ठीक है, इन सभी के बारे में बोलते हैं कि यह इटली की देन है। चलिए, अंततः यहाँ प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार करें
तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होते हुए भी साहित्य तो वहीं तक सीमित नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश बनी रहती है। लेखक यहाँ कहते हैं कि यदि आप साहित्यकार हैं, आप साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप कुछ नया करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि आप कुछ नया कर सकते हैं। अतः साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो साहित्य है वह सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्याख्या करना है और यही आपके इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन भी है, सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इस व्याख्या को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि व्याख्या करना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम इसे समझाते हैं। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए। यहाँ पर व्याख्या में बोल रहा है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इन न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इन न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। चलिए इसका जवाब होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के परंपरा का मूल्यांकन नामक पाठ से ली गई है। हम आपको बताए हैं कि जब भी व्याख्या करने के लिए बोले तो आपको एक दो लाइन अपने मन से जोड़ना है कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक परंपरा के मूल्यांकन से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं या इन पंक्तियों का संदर्भ इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेखक का कहना है कि जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है तो जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और संस्कृति का अद्भुत योगदान है। इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ है, किंतु पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को जब तक अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बंगाल विभाजित हुआ है, यह जरूर है कि बंगाल अलग हो गया है, बंगाल विभाजित हो गया है, किंतु पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को जब तक अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। मतलब वह विभाजित जरूर हो गई है, वह अलग जरूर हो गई है, लेकिन जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों के बीच साहित्यिक परंपरा है तब तक वह विभाजित नहीं है, वह अविभाजित है। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, और इन न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होंगे, क्या होते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का मूल आशय, देखिए लास्ट में किसी भी व्याख्या का मूल आशय आपको जरूर लिखना है कि आप जो यहाँ पर बोले, आप जो यहाँ पर लिखे उसका मूल आशय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्ति का मूल आशय यह है कि इतिहास और संस्कृति किसी भी जाति को संगठित तथा प्रगतिशील बनने में सहायक होती है। यहाँ पर लेखक के द्वारा लिखा गया है, इस पंक्ति का यह आशय है कि इतिहास और संस्कृति किसी भी जाति को संगठित तथा प्रगतिशील बनने में सहायक होती है। सांस्कृतिक परंपरा से जुड़कर ही अस्मिता की रक्षा की जा सकती है। यदि आपको अस्मिता की रक्षा करनी है तो आपको सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो व्याख्या करने के लिए बोल रहा था तो उसका जवाब यही होगा। अब यह चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। अगले वीडियो से हमें अगला चैप्टर शुरू करना होगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन। तो अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपको बताएंगे। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्योंकि दोनों 50-50% होता है, दोनों 50-50 नंबर का रहता है। इसलिए आप दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे, दोनों को बराबर दृष्टि से देखेंगे, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए फिर हम आपको अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो को पाने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें आप पर नोटिफिकेशन
आ जाए। तो चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।